हेलो दोस्तों, उर्विजा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस में बार बार पूछे जाने वाले जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस। दोस्तों, ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, यह इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी कंडीशन में इन्हें अवॉइड ना करें, बार बार देखें। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे यदि आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अपना एनालिसिस कीजिए और कितना आप परफॉर्म कर पाते हैं उसका स्कोर मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा पर गांधी जी का ध्यान केंद्रित करने वाले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ला। दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसने गांधी जी का ध्यान चंपारण में जो किसान नील की खेती कर रहे थे या उन्हें करने को मजबूर किया जा रहा था उस ओर आकर्षित किया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर चंपारण आए थे गांधी जी। गांधी जी ने 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन के दौरान चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ला से मुलाकात की। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे स्वयं आकर वहां के नील रैयतों के दुखों को देखें और उनका निवारण करें। उसके बाद गांधी जी चंपारण आए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांस महिला कौन है? विशेष हुईरेम, नर्तकी नटराज, श्रुति सितारा, साधना मिश्रा। दोस्तों, जो ट्रांसजेंडर महिला है जिन्हें भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, वह पहली महिला है यह पुरस्कार जीतने वाली भरतनाट्यम के लिए। तो वह कौन है, उनका नाम क्या आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज भारत में एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी है। उनका जन्म तमिलनाडु में मदुरई के पास एक गांव में हुआ था। उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भारत में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है दोस्तों। याद रखें, नोट डाउन करें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट एक सूक्ष्म जीव है जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न करने के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। दोस्तों, आपको बताना है जो ईस्ट होता है, सूक्ष्म जीव होता है, वह कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करके क्या उत्पन्न करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, गंधक अम्ल, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। खमीर जिसे बोलते हैं, ईस्ट भी बोलते हैं, एक सूक्ष्म जीव है जो रासायनिक प्रक्रिया या प्रतिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। खमीर एक एकल कोशिकीय वाला जीव है जो कवक की प्रजाति से संबंधित है। खमीर आमतौर पर फसलों, जानवरों की त्वचा, सब्जियों आदि में पाया जाता है। यह किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर सकता है दोस्तों। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शेविंग ब्रश को पानी में डुबोया जाता है। बाहर निकालने पर ब्रश के बाल एक साथ आ जाते हैं। इसका कारण है पानी का पृष्ठ तनाव, पानी की शैनता, ब्रश के बालों की लोच, हवा और पानी के बीच तापमान का अंतर। दोस्तों, आपको बताना है, एक ब्रश, शेविंग ब्रश जो होता है उसे पानी में डुबोया जाता है। बाहर निकालने पर ब्रश के बाल एक साथ आ जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पानी का पृष्ठ तनाव। शेविंग ब्रश को पानी में डुबोया जाता है। बाहर निकालने पर ब्रश के बाल एक साथ पृष्ठ तनाव के कारण आ जाते हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी का मुक्त पृष्ठ न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का अधिग्रहण करने की कोशिश करता है। न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव की श्रेणी में एक इकाई है दोस्तों। यह भी आप याद रखें दोस्तों, इसे नोट डाउन करें, एग्जाम में ऐसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपको बताना है, एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है जिसे एक वर्ष में मापा जाता है, क्या कहलाता है या उसे क्या कहा जाता है? शकल मुनाफा, शकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों, आपको बताना है, एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य जिसे एक वर्ष में मापा जाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी।
सकल घरेलू उत्पाद जो होता है दोस्तों, जीडीपी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है, अर्थात जो अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा खरीदे जाते हैं किसी देश में एक निश्चित अवधि, एक चौथाई या एक वर्ष में उत्पादित होते हैं दोस्तों, उसे जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने दावा किया है कि भारत 2040 तक वैश्विक ईंधन मांग में कितने प्रतिशत के लिए जिम्मेदार होगा। दोस्तों आपको बताना है, केंद्र ने जो दावा किया है कि भारत 2040 तक वैश्विक ईंधन मांग में कितने प्रतिशत के लिए जिम्मेदार होगा, 20%, 25%, 30% या 35%। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25%। केंद्र ने दावा किया है कि भारत 2040 तक वैश्विक ईंधन मांग में 25% के लिए जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? आइंस्टाइन ने, गिब्स ने, न्यूटन ने, चार्ल्स डार्विन ने। दोस्तों आपको बताना है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। डार्विन ने अपने सिद्धांत के माध्यम से तर्क दिया कि जीव धीरे धीरे एक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं जिसे उन्होंने प्राकृतिक चयन कहा है। प्राकृतिक चयन में आनुवंशिक विविधता वाले जीव जो अपने पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूल होते हैं, उसी प्रजाति के जीवों जिनमें भिन्नता नहीं होती है से बेहतर होते हैं। दोस्तों याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल, ईरानी रूबल, ईरानी दीनार या ईरानी डॉलर। दोस्तों अभी ईरान की मुद्रा में बदलाव की न्यूज़ चल रही है, जो अभी न्यूज़ में है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ईरान की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरानी रियाल। हाल फिलहाल जो ईरान की मुद्रा है वह ईरानी रियाल है। दोस्तों ईरान की संसद ने अपनी मुद्रा को रियाल से तोमन में बदलने का फैसला किया है, लेकिन निर्णय अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में रियाल ईरान की आधिकारिक मुद्रा है। दोस्तों याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरी रंगन समिति का उल्लेख हाल ही में कभी कभी समाचारों में हुआ है, यह किससे संबंधित है? कर सुधार से, एक नया राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा विकसित करने से, बैंकिंग सुधार से या कृषि सुधार से। दोस्तों आपको बताना है कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक नया राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा विकसित करने से। केंद्र ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन को एक नई राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा विकसित करने के लिए जिम्मेदार 12 सदस्यीय संचालन समिति के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए मसौदा समिति की भी अध्यक्षता की, जिसने एक नए एनसीएफ के विकास की सिफारिश की थी। दोस्तों याद रखें इसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी उग्रवादी नेता नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, श्री अरविंद घोष। दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उग्रवादी नेता नहीं है। तो दोस्तों उग्रवादी नेता लाल बाल पाल थे, हमें पता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, नरमपंथी और चरमपंथी, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों उग्रवादी नेताओं को चरमपंथी कहा जाता था। उग्रवादी नरमपंथियों के तौर तरीकों और उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं थे। दोस्तों चरमपंथियों के सबसे प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे, जिन्हें सामूहिक रूप से लाल बाल पाल तिकड़ी के रूप में जाना जाता था। दोस्तों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है आपको याद हो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के साथ इसकी मांग में भी कमी होती है तो वह वस्तु है एक घटिया वस्तु, एक गिफिन की वस्तु है, एक विलासिता की वस्तु है, एक वेबलेन वस्तु है। दोस्तों यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर इसकी मांग में भी कमी होती है तो वह किस प्रकार की वस्तु है? दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक गिफिन वस्तु है एक आर्थिक शब्द जिसका उपयोग उस वस्तु का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसकी मांग
कम हो जाती है क्योंकि लोगों की आय में वृद्धि होती है तो वह एक घटिया वस्तु है। एक वस्तु या सेवा जिसकी कीमत गिरने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग गिरती है। जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है या आय कम होती है तो अधिक महंगी चीज़ों के कम खर्चीले विकल्प मिल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कश्मीर में बादाम, सेब और अखरोट उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है? करेवा मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, बाद की मिट्टी, लाल मिट्टी। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कश्मीर में बादाम, सेब और अखरोट उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, करेवा मिट्टी। कश्मीर में बादाम, सेब और अखरोट उगाने के लिए करेवा मिट्टी सबसे उपयुक्त है। करेवा मिट्टी कश्मीर में समतल और कम टीले के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा किससे प्राप्त की गई थी? ब्रिटेन से, जापान से, स्विट्जरलैंड से या संयुक्त राज्य अमेरिका से? दोस्तों आपको बताना है जो भारत का संसदीय स्वरूप है वह कौन से देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ब्रिटेन से। संसदीय स्वरूप भारत का ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों। वे प्रावधान जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिए गए थे वह है कानून निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव के जीत का निर्णय, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका। दोस्तों ये सभी याद रखें, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं इनमें से, आप इन्हें नोट डाउन कीजिए या इन्हें बार बार पढ़िए, आपको याद रहेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? असम राइफल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ। दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, असम राइफल्स। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जिसे मूल रूप से 1835 में कच्छार लेवी के रूप में स्थापित किया गया था। याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल है? दोस्तों आपको बताना है कि बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान में जोड़ी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के आधार पर जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। कुछ अन्य भी हम जान लेते हैं अभी। 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था दोस्तों। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान का भाग 17 आधिकारिक भाषाओं के साथ अनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित है दोस्तों। याद रखें भाषाओं से संबंधित भाग और अनुच्छेद कौन से हैं यह भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों। इसे नोट डाउन करें, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एग्जाम में डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, आप कभी नहीं भूलोगे, क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत की पहली मौत किस राज्य में हुई थी? कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। दोस्तों आपको बताना है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत की पहली मौत किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नाटक में। भारत ने 10 मार्च 2023 को कर्नाटक और हरियाणा में इन्फ्लुएंजा ए उप प्रकार H3N2 वायरस के कारण दोनों शहरों में एक एक मौत की सूचना दी। भारत में पिछले 3 महीनों में H3N2 के 90 मामले सामने आए हैं दोस्तों। याद रखें पहली मौत जो हुई थी वह कर्नाटक राज्य में हुई थी, उसकी सूचना कर्नाटक से मिली थी H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। दोस्तों अभी न्यूज़ में है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच फैली हुई है? मध्यमंडल, ब्रह्मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। दोस्तों आपको बताना है वायुमंडल की कौन सी परत 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच फैली हुई है। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए मध्यमंडल। मध्यमंडल 50 किलोमीटर से 90 किलोमीटर 31 मील से 56 मील तक फैला हुआ है। यह 90 डिग्री सेंटीग्रेड -90 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 130 डिग्री माइनस फ़ारेनहाइट पर वातावरण की सबसे ठंडी परत है। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, सीधे समताप मंडल के ऊपर और सीधे ब्रहा वायुमंडल के नीचे है दोस्तों। मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। ये सारे फैक्ट दोस्तों याद रखें, इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अलग से नोट डाउन किए गए हैं। सेलेक्टेड फैक्ट है ये, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन हैं? अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी, वीएस नायनाल, झुंपा लाहिरी। दोस्तों आपको बताना है बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वीएस नायपाल। वीएस नायपाल बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति है। वीएस नायपाल जो है 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। इनकी जो कृति है इन ए फ्री स्टेट, इसे भी आप याद रखें। और इन्हें कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। ये सारे फैक्ट दोस्तों याद रखें। अपने से क्वेश्चन बनाना सीखिए। क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे तो क्वेश्चन का आंसर देना भी सीख जाओगे। वीएस नायनाल भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। कौन सी कृति के लिए दिया गया था? इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया था दोस्तों। याद रखें, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों? परमेश्वरन लायर, बीवीआर सुब्रमण्यम, श्री सुमन बेरी, वीके सारस्वत। दोस्तों आपको बताना है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है दोस्तों। याद रखें, बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो नीति आयोग के नए सीईओ बनाए गए हैं वह कहाँ कार्य कर चुके हैं, कौन से पद पर रह चुके हैं। तो वह जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह 1987 में छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी थे। कौन से कैडर के आईएएस अधिकारी थे? बीवीआर सुब्रमण्यम। तो वह छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी थे। उन्हें 2004 से 2008 तक अपने शासनकाल के दौरान श्री मनमोहन सिंह के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया है। सुब्रमण्यम सीईओ परमेश्वरन अय्यर से पदभार ग्रहण करेंगे, जो वाशिंगटन डीसी में कार्यकारी निदेशक के रूप में विश्व बैंक में शामिल होंगे। दोस्तों सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, अपने से क्वेश्चन बनाकर देखिए। हर फैक्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डकवर्थ लुईस पद्धति का उपयोग किस में एक मैच के मौसम या अन्य परिस्थितियों के कारण अवरुद्ध होने पर लक्ष्य स्कोर की गणना करने के लिए किया जाता है? क्रिकेट में, स्क्वॉश में, टेनिस में या हॉकी में? कौन से खेल के मैच में मौसम या अन्य परिस्थितियों के कारण अवरुद्ध होने पर लक्ष्य स्कोर की गणना करने के लिए किया जाता है डकवर्थ लुईस पद्धति का उपयोग? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट के लिए। डकवर्थ लुईस नियम का उपयोग क्रिकेट में मौसम या अन्य परिस्थितियों में बाधित होने वाले मैच के लक्ष्य स्कोर की गणना के लिए किया जाता है दोस्तों। इसे दो ब्रिटिश नागरिकों फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने बनाया था, इसलिए इसे डकवर्थ लुईस पद्धति कहा जाता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है दोस्तों? आपको बताना है कर्णम मलेश्वरी, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु। तो इनमें से किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है दोस्तों। याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी? गुरु नानक देव जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने या गुरु गोविंद सिंह जी ने? दोस्तों आपको बताना है कि अमृतसर शहर की जो बसा हुआ शहर है उसे किसने बसाया था या उसकी किसने नींव रखी थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन बी गुरु रामदास जी ने। अमृत शहर की नींव गुरु रामदास जी ने रखी थी दोस्तों, याद रखें 1574 में, और यह सिखों के चौथे गुरु थे। ऐसा माना जाता है कि गुरु रामदास जी ने विभिन्न क्षेत्रों के 52 व्यापारियों को इस स्थान पर बसने के लिए आमंत्रित किया था। इन परिवारों ने शहर की पहली 32 दुकानें शुरू की, जिन्हें 32 हट्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु क्रमांक पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु आयतन पर? दोस्तों आपको बताना है मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मेंडलीव का आवर्त नियम जो है वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है दोस्तों, याद रखें इसे। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के आवर्त भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। परिणाम स्वरूप जब तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो समान गुणों वाले तत्वों को नियमित अंतराल पर दोहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर समिति की नियुक्ति की गई थी गरीबी के अनुमान के लिए, गरीबी का अनुमान लगाने के लिए, उद्योग क्षेत्र सुधार के लिए, बैंक धोखाधड़ी के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए? दोस्तों जो तेंदुलकर समिति की नियुक्ति की गई थी वह उसका पर्पज़ क्या था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गरीबी का अनुमान लगाने के लिए तेंदुलकर समिति की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों तेंदुलकर समिति की नियुक्ति जो की गई थी उसमें सुरेश तेंदुलकर समिति के अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी दोस्तों। यह योजना आयोग द्वारा गठित एक समिति थी। समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। गरीबी आकलन के लिए वर्तमान कार्य प्रणाली सिफारिशों तेंदुलकर समिति पर आधारित है दोस्तों। जो हाल फिलहाल लागू है वह तेंदुलकर समिति पर आधारित है, यह आप याद रखें दोस्तों। स्थापना 2005 में, रिपोर्ट 2009 में, तो इसे ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। सुरेश तेंदुलकर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ कौन से करों की बात हो रही है, कौन से कर की बात हो रही है जिसे जहाँ प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए यह कानूनी रूप से लगाया जाता है। तो यह किस कर की बात हुई है दोस्तों, यहाँ आपको बताना है। उन कर में से एक है जहाँ प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए यह कानूनी रूप से लगाया जाता है। तो दोस्तों आपको सही आंसर सोचना है इसका, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर, मूल्यवर्धित कर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करों के सामान्य उदाहरण जो है वह है संपत्ति, अचल संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति और आय पर कर, जो करदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सरकार को भुगतान किया जाता है दोस्तों। याद रखें, अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लगाए गए कर को अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। यह सीधे किसी व्यक्ति की आय पर नहीं लगाया जाता है। इसके बजाय विक्रेता द्वारा खरीदे गए उत्पादों या सेवाओं की लागत के अलावा कर का भुगतान किया जाना चाहिए। तो बिक्री कर, उत्पाद कर, मूल्य कर, मूल्यवर्धित कर जो होता है, और वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष करों के विशिष्ट उदाहरण है दोस्तों। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को आप याद रखें, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, आप इन्हें नोट डाउन कीजिए या बार बार पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? बायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, थैलाफाइटा, टेरिडोफाइटा? दोस्तों आपको बताना है दिए गए पादप वर्ग में से किसे उभयचर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पादप वर्ग को उभयचर कहा जाता है दोस्तों। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पादप मृदा में रह सकते हैं, लेकिन यौन प्रजनन के लिए जल पर भी निर्भर है। तो दोस्तों इसे याद रखें, ब्रायोफाइटा का नाम याद रखें, उभयचर से संबंधित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग किया गया है? संघीय, गणतंत्र, समाजवादी या पंथ निरपेक्ष? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है? दोस्तों आपको बताना है संघीय, गणतंत्र,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संघीय। संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। उसके अलावा गणतंत्र, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैंने यहाँ प्रस्तावना पूरी लिख कर बताई है आपको, इसे आप नोट डाउन कीजिए। अगर आपके पास नोट डाउन है तो उसे पढ़िए बार बार। प्रस्तावना में से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मूल अधिकार और प्रस्तावना क्वेश्चन से भरे पड़े हैं और डेफिनेटली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इनसे क्वेश्चन। अब इसमें यह पूछ लिया जाता है, अभी आपने देखा है कि इसमें पूछा गया है कि भारत के शासन स्वरूप का वर्णन करने के लिए, शासन स्वरूप का वर्णन करने के लिए कौन कौन से शब्द हैं? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से न्याय का वर्णन किया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया जाता है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखें। और कौन कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना। विचार, विश्वास और उपासना दोस्तों याद रखें। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये है दोस्तों, इसे याद रखें आप। स्थिति और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो ये दोस्तों विभिन्न क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसे आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, जैसे अभी पूछा गया है। बंधुत्व का शब्द भी इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उसके उपन्यास के गलत मिलान की पहचान कीजिए। जूठन, मैला आंचल, कितने पाकिस्तान और पिंजर। दोस्तों ये उपन्यास है, इनके लेखक का नाम सामने दिया गया है, आपको सुमिलित करके बताना है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मैला आंचल। मैला आंचल मैथिली शरण गुप्त द्वारा नहीं लिखा गया है दोस्तों। यह 1954 का हिंदी उपन्यास है जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हेनरी बैक्यूरेल, एनरिको फर्मी। दोस्तों आपको बताना है प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल द्वारा प्राकृतिक रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूरेल द्वारा 1896 में की गई थी दोस्तों। रेडियोधर्मिता का ऐसा ही मात्रक बैक्यूरेल है। मैडम क्यूरी, जिन्होंने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर वास्तव में रेडियोधर्मिता शब्द गढ़ा और बैक्यूरेल द्वारा हाल ही में खोजी गई घटना की जांच शुरू की, और 1903 में हेनरी बैक्यूरेल ने पियरे और मैडम मैरी क्यूरी के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार साझा किया दोस्तों, याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? चौथी और पांचवी, छठी और सातवीं, दूसरी और तीसरी, पांचवी और छठी। दोस्तों आपको बताना है रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पांचवी और छठी। रोलिंग प्लान जो था वह पांचवी और छठी योजनाओं के बीच में लागू किया गया था। भारत में रोलिंग प्लान 1978 में शुरू किया गया था दोस्तों। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुरनाल मिर्डल द्वारा गढ़ी गई थी, यह भी आप याद रखें। भारत में जनता सरकार ने 1977-78 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और 1978 से 83 की अवधि के लिए अपनी छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की और इसे रोलिंग प्लान योजना कहा, याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से किसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? तानसेन, माघ, कालिदास, हरिसेन। दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित कवियों में से किसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हरिसेन ने। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, याद रखें दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4वीं शताब्दी संस्कृत कवि हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। यह भी आप याद रखें कि हरिसेन किसके दरबार में मंत्री थे? तो वह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे और उन्होंने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघट्य में से धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हो जाता है कहलाती है? विपाटन, वियोजन, विद्युत अपघटन, अपघटन। दोस्तों आपको बताना है कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें
विद्युत अपघट्य में से धारा प्रवाहित करने पर वह वियोजित हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत अपघटन। जब भी विद्युत प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघटन का अपघटन, विद्युत अपघट्य का अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। दोस्तों याद रखें, जब भी विद्युत प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघट्य का अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पदार्थ के माध्यम से विद्युत धारा गुजरती है तो रासायनिक प्रक्रियाओं परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए विद्युत अपघट्य कहा जाता है। कई धातुकर्म प्रक्रियाओं जैसे कि अयस्कों या यौगिकों से धातुओं को का निष्कर्षण या शुद्धिकरण और विलयनों से धातुओं का निक्षेपण में विद्युत अपघटन बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है। दोस्तों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? प्रेरी, डाउन्स, पंपास या वेल्ड? दोस्तों विभिन्न घास के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। इनमें से कौन सा घास उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है या उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रेरी। प्रेरी जो है वह घास के मैदान है जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसी प्रकार अन्य देशों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वह है ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें डाउन्स कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में जो पाए जाते हैं उन्हें पंपास और दक्षिण अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उन्हें वेल्ड कहा जाता है। दोस्तों याद रखें दोस्तों, सुमेलित करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन और अन्य देशों के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से घास कौन से देश में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रो का पूर्ण रूप क्या है? रीजनल एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड असिस्टेंट विंग, रिसर्च एंड आर्म्ड विंग? दोस्तों आपको बताना है रो जो भारत की खुफिया एजेंसी है उसका पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की प्राथमिक विदेशी खुफिया एजेंसी है। दोस्तों इसकी स्थापना 1968 में चीन भारतीय और भारत पाकिस्तान युद्धों की खुफिया विफलता के बाद की गई थी। दोस्तों याद रखें, स्थापना का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, जिसने भारत सरकार को विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए समर्पित एक विशेष स्वतंत्र एजेंसी बनाने के लिए राजी किया था। पहले घरेलू और विदेशी दोनों तरह की खुफिया जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के दायरे में थी। एजेंसी का प्राथमिक कार्य विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, प्रसार विरोधी को बढ़ावा देना, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और भारत के विदेशी सामरिक हितों को आगे बढ़ाना है। दोस्तों याद रखें, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम देश के भीतर इंटेलिजेंस का है और खुफिया एजेंसी का विदेशों में भारत से बाहर का जो काम है वह रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आपको बताना है कि कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है और बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से केस में कहा था कि संसद संविधान के मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। इंद्र साहनी बनाम भारत संघ 1992, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों के पैनल ने किसी भी संवैधानिक प्रावधान को बदलने के संसद के अधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया, बशर्ते कि ऐसा करना संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ न हो, अर्थात मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाकी संविधान के संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। तो दोस्तों इसे ध्यान में रखें। दोस्तों ऑप्शन में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 दिया गया है, जो कि कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, आप इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसने पेटीएम के $125 मिलियन या लगभग 1125 करोड़ रुपए के शेयरों को बल्क डील के माध्यम से बेचा है? टेंसेंट, बाइटडांस, एंट फाइनेंशियल, एयरवालेक्स? दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जनवरी 2023 में
किसने पेटीएम के $125 मिलियन के शेयर को बल्क डील के माध्यम से बेचा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंड फाइनेंशियल। एंड फाइनेंशियल जो है वह अली बाबा ग्रुप की कंपनी है और उसने 12 जनवरी 2023 को बल्क डील के जरिए पेटीएम के $12.5 करोड़ यानी करीब 1125 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। दोस्तों ध्यान में रखें, इसे करंट के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला बेरी का लक्षण नहीं है? धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव, अनैच्छिक नेत्र गति, बोलने में कठिनाई, हाथ पांव में दर्द। दोस्तों आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी के लक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव। बेरी विटामिन B1 जिसे थायमिन भी कहा जाता है की कमी के कारण होता है। बेरी तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कमजोर मांसपेशियों और अंततः मांसपेशियों को लकवा मार सकता है। बेरी के लक्षण होते हैं दोस्तों शुष्क और आर्द्र। बेरी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आर्द्र बेरी के लक्षण होते हैं तीव्र हृदय गति, शारीरिक गतिविधि के दौरान सांस की तकलीफ, पैरों के निचले हिस्से में सूजन, मध्य रात्रि अनिद्रा। ये सारे लक्षण बेरी रोग के हैं दोस्तों, याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं आप इसे, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस की किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 30 सितंबर को, 21 जून को, 29 अगस्त को या 4 जनवरी को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। यह दिन भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीत के साथ भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक की अपनी पहली हैट्रिक पूरी करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 में मनाया गया था दोस्तों, यह भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वास्तुशिल्प इमारत को भारत का पहला संगमरमर स्मारक माना जाता है? सांची स्तूप, जामा मस्जिद, होशंगशाह मकबरा, ताजमहल। दोस्तों आपको बताना है कि किस वास्तुशिल्प इमारत को भारत का पहला संगमरमर स्मारक माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, होशंगशाह का मकबरा। मांडू में स्थित होशंगशाह का मकबरा भारत का पहला संगमरमर स्मारक माना जाता है। यह फारसी वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह होशंगशाह द्वारा 15वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया था दोस्तों, याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय को क्या कहा जाता है? असम हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफाओं में संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। कौन से संप्रदाय से जुड़े हैं दोस्तों? आपको बताना है कि एलिफेंटा गुफाओं में जो शैल चित्र हैं यह किस देवता को समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है? आपको बताना है तीर्थंकर महावीर, विष्णु, बुद्ध या शिव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से संबंधित शैल चित्र का संग्रह है दोस्तों। एलिफेंटा गुफाएं एक यूनेस्को विरासत स्थल है, विश्व विरासत स्थल है और मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का एक संग्रह है। एलिफेंटा की गुफाएं पश्चिमी भारत में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है, जिसमें 2 पहाड़ियों को एक संकीर्ण घाटी द्वारा अलग किया जाता है या किया गया है दोस्तों, याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर होयसाल वंश का शासन था? उत्तर गुजरात, दक्षिणी दक्कन, अवध और मारवाड़। दोस्तों आपको बताना है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर होयसाल वंश का शासन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिणी दक्कन। होयसाल वंश का शासन था दक्षिणी दक्कन में। होयसाल प्राचीन दक्षिणी भारत का एक राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन किया था। उन्होंने दक्षिणी दक्कन क्षेत्र पर शासन किया। होयसाल शासक पश्चिमी घाट के
पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी थे। इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर का सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आपको बताना है कि दिल्ली में जो बहाई मंदिर है उसे और किस नाम से जाना जाता है। योग माया मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, श्री सिद्ध शक्तिपीठ, शनि धाम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोटस टेम्पल। दक्षिण में स्थित बहाई मंदिर को लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, याद रखें, दिसंबर 1986 में स्थापित किया गया था यह, और काफ़ी आकर्षण का केंद्र है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अमजद अली खान भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? सरोद, जल तरंग, सारंगी या वीणा? दोस्तों, आपको बताना है, उस्ताद अमजद अली खान भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं जो किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोद। सरोद वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं उस्ताद अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का उत्सव किस त्योहार से संबंधित है? नबाबरशा, नरोपा, अट्टाला, तड्डे, माधवराई मेला? दोस्तों, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का उत्सव किस त्योहार से संबंधित है? नबाबरशा, नरोपा, अट्टाला तड्डे या माधवराई मेला? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माधवराई मेला। माधवराई मेला चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह गुजरात और पोरबंदर जिले में अरब सागर के तट पर एक छोटे शहर माधवपुर में होता है। इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली मूल रूप से संबंधित है ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश या नानी? दोस्तों, आपको बताना है कि एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली मूल रूप से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल। एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली मूल रूप से केरल से संबंधित है। दोस्तों, याद रखें इसे। कुछ अन्य शास्त्रीय नृत्य भी मैंने यहाँ बताए हैं आपको जो विभिन्न राज्यों से संबंधित है, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, शास्त्रीय नृत्य जो है असम से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनी अट्टम केरल से। तो इन्हें भी आप याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूरा की योजना का सुझाव दिया? ए बी वाजपेयी ने, APJ अब्दुल कलाम ने, मनमोहन सिंह ने, प्रणब मुखर्जी ने? दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से किसने पूरा की योजना का सुझाव दिया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम ने। APJ अब्दुल कलाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की पूरा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों, पूरा, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित योजना के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी सुविधाओं का प्रावधान, जिसे पूरा कहा जाता है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक साझा विकास मंच बनाने के लिए एक नीतिगत उपाय था। दोस्तों, इसे और यह अवधारणा APJ अब्दुल कलाम द्वारा दी गई थी। यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम की खोज किसने की? फ्रांसीसी हैरी कॉम्पटन फ्रिक ने, ग्रेगर मेंडल ने, फ्रेडरिक मिशर ने, जेम्स डेवी वॉटसन ने? दोस्तों, आपको बताना है स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम की खोज किसने की? फ्रांसीसी हैरी कॉम्पटन फ्रिक ने, ग्रेगर मेंडल ने, फ्रेडरिक मिशेर ने, जेम्स डेवी वॉटसन ने? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रेगर मेंडल ने। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहता है कि विभिन्न जीन और उनसे एलील यौन प्रजनन करने वाले जीवों के भीतर स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले हैं। स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम की खोज ग्रेगर मेंडल द्वारा की गई थी। दोस्तों, याद रखें इसे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसी के साथ दिल्ली पुलिस से इम्पोर्टेंट GK के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार देखिए। इनसे संबंधित दूसरे फैक्ट जहाँ से भी आपको मिलते हैं उन्हें पढ़िए। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।